मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे अधिकारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइट। पूर्व की कक्षा में हमने अधिकार क्या होते हैं और अधिकारों के बारे में प्रमुख दृष्टिकोण क्या है उनके बारे में चर्चा की है, और आज हम चर्चा कर रहे हैं अधिकारों के प्रकारों के बारे में। सामान्यतः अधिकारों के दो प्रकार माने गए हैं, वो है नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक टी.एस. ग्रीन ने अधिकारों के इन दो प्रकारों की यानी नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार की बात की। नैतिक अधिकार उनके अनुसार वे अधिकार हैं जो नैतिक दृष्टि से व्यक्ति के लिए इसलिए आवश्यक है कि वह मनुष्य है। ये अधिकार मनुष्य की नैतिक प्रकृति की मांग है, जिनके द्वारा वह अपनी आत्मोन्नति यानी अपना विकास करता है। नैतिक अधिकारों को सामान्यतः राज्य की मान्यता प्राप्त नहीं होती है, किंतु वे राज्य के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि राज्य उन्हें वैधानिक रूप देकर नागरिकों को प्रदान करे, यानी राज्य उनको कानूनी दर्जा प्रदान करे। आदर्श नैतिक अधिकार राज्य के स्वरूप को परखने की कसौटी है। एक आदर्श राज्य वह है जो नैतिक अधिकारों को अधिकाधिक मात्रा में वैधानिक मान्यता देता है। इसके विपरीत कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा वैधानिक या कानूनी मान्यता प्रदान होती है, जिन्हें न्यायालय प्रवर्तनीय करता है, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है, और इन अधिकारों का अतिक्रमण करना एक प्रकार से कानूनी रूप से दंडनीय होता है। कानूनी अधिकार भी दो प्रकार के होते हैं, एक राजनीतिक अधिकार, दूसरा नागरिक अथवा सामाजिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार उनके बारे में हम बात करें तो राजनीतिक अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से हैं जिन्हें प्राप्त करके नागरिक राजनीतिक मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय हो सके। कहने का मतलब है राजनीतिक अधिकार से आशय है कि व्यक्ति द्वारा राज्य की व्यवस्था में भाग लेने के अवसर, राज्य की शक्ति का उपयोग किस भांति किया जाए, किस रूप में किया जाए, इस संबंध में निर्णय लेने के अवसर व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार माने जाते हैं। वहीं नागरिक अधिकार, ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को समाज में प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वाधीनता होती है और वह आक्षेप से मुक्त होता है। ये अधिकार शारीरिक एवं मानसिक दबावों के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करते हैं, चाहे वो दबाव राज्य का हो अथवा समाज का हो या व्यक्तिगत दबाव हो। अब हम बात करते हैं प्रमुख अधिकारों के बारे में। तो प्रमुख अधिकार हैं, जैसे पहला अधिकार है मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार का मतलब है कि देश का प्रत्येक वयस्क नागरिक, जैसे भारत में जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, उसको बिना किसी प्रकार के कृत्रिम भेदभाव, लिंग, जाति, रंग इत्यादि भेदभावों के बिना मतदान करने का अधिकार है। उसको मतदान करने से कोई वंचित नहीं कर सकता। ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार होता है। दूसरा मत देने का अधिकार है, तो मत प्राप्त करने का अर्थात निर्वाचित होने का भी अधिकार है। कोई भी नागरिक भारत के अंदर अगर वो योग्यताएं रखता है उस पद की, तो किसी भी पद से, सरपंच पद से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक के निर्वाचन में वह खड़ा हो सकता है, उम्मीदवार बन सकता है। अगर उसे विजयी मत मिलते हैं तो वह निर्वाचित भी होने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार है सरकारी पद को प्राप्त करने का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है कि वो सरकार की जो अवसर प्रदान करें, अगर उन योग्यताओं को वो पूरे करता है तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को उस सरकारी पद को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ एक प्रमुख अधिकार आलोचना का अधिकार है, यानी कि लोकतंत्र में आलोचना का अपना महत्व होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात कहने का अधिकार है, यानी अभिव्यक्ति का अधिकार। तो उस अभिव्यक्ति वह तर्कसंगत होनी चाहिए और संविधान के दायरे में रहते हुए हर व्यक्ति को सरकार और सिस्टम व्यवस्था की आलोचना का अधिकार है। अगला अधिकार है समानता का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। समानता का अधिकार यानी कानून की नज़रों में
सब समान है और सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण प्रदान है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है, अर्थात वह कानून की नज़रों में दंडनीय अपराध है। अब समानता की बात करें तो समानता के मुख्य रूप से 4 है। पहला है अवसर की समानता, यानी कि जो भी सरकार के पास अवसर होते हैं, पद होते हैं, उनको प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। दूसरा है सामाजिक समानता, यानी समाज में सभी व्यक्ति समान है, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। सामाजिक भेदभाव छुआछूत एक प्रकार से दंडनीय, कानूनी रूप से अवैध है, दंडनीय है। अगला है राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक समानता, यानी राजनीतिक समानता से तात्पर्य है कि राजनीतिक क्षेत्र में हर व्यक्ति को मत देने और निर्वाचित होने का अधिकार है। राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता की समानता है। अगली समानता है आर्थिक समानता से यहाँ तात्पर्य है कि सब व्यक्ति समान आर्थिक रूप से हो, ये नहीं है। अब अपितु हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अपनी आर्थिक क्रियाकलापों में सहभागिता की समानता होनी चाहिए। अगली जो अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। ये सब अधिकारों का एक प्रकार से बैकबोन है, यानी हार्ट इसको कह सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकारों के बिना अधिकार का कोई अन्य अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। अब स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र रूप से कानूनी दायरे में रहते हुए, सामाजिक मर्यादाओं में रहते व्यक्ति अपने जीवन जिए और अपने विचार, अभिव्यक्ति या कर्म करने का कार्य करे, स्वतंत्रता पूर्वक करे। अब इसमें स्वतंत्रताएं 4 प्रकार की हो सकती है, 4 से 5 प्रकार की मानी जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में जो चाहे वह संवैधानिक कानूनी दायरे में सामाजिक मर्यादाओं में रहते हुए करे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता मतलब हर देश को स्वतंत्र स्वाधीन रहने का अधिकार है, कोई भी अन्य देश किसी देश को गुलाम नहीं बना सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्थाओं, विश्वास, पूजा पद्धति और धार्मिक क्रियाक्रम करने की संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता है। नागरिक अधिकार का मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने सामाजिक जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जीने का, अपने जीवन का निर्वाह करने का अधिकार है। उसको किसी प्रकार से नागरिक जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता। और आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने व्यवसाय करने का, अपना कोई काम धंधा करने का, अपना कोई रोजगार करने का अधिकार है। साथ साथ जो भी व्यवसाय करते हैं उनको अपने समुदाय या संघ बनाने का भी अधिकार है। वैधानिक तरीके से व्यक्ति अपना कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। अगला जो अधिकार है वो आर्थिक और संपत्ति का अधिकार। ये बहुत जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉक ने भी 3 अधिकार माने हैं जो प्राकृतिक अधिकारों में जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार को सर्वोच्च माना है, यानी कि बिना संपत्ति के व्यक्ति के जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है, अपने व्यवसाय करने का अधिकार है, उसको कोई भी वंचित नहीं किया। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें भी आर्थिक और संपत्ति के अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं। उनसे कोई राज्य या राज्य की संस्थाएं या कोई अन्य व्यक्ति उनसे वंचित नहीं कर सकता। परंतु आज भारत के संविधान में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। और आर्थिक अनुच्छेद 19 में आर्थिक अधिक स्वतंत्रताओं की बात की गई है कि कोई व्यवसाय करना, संघ बनाना, संपत्ति खरीदना, बेचना, ये व्यक्ति का अपना अधिकार है। अगला अधिकार है निजी और पारिवारिक जीवन जीने का अधिकार। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल और फैमिली लाइफ होती है। इन पर्सनल लाइफ के अंदर राज्य या सरकार या उनकी संस्थाएं या अन्य कोई व्यक्ति तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि वह उनका पारिवारिक या सामाजिक जीवन समाज या कानून के लिए किसी प्रकार की बाधा या अड़चन प्रदान करे। अगला अधिकार है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का जो अधिकार है वह एक सर्वोत्तम अधिकार है, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। और तो भारत के संविधान में भी हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। और इसके साथ साथ सरकार का ये दायित्व बनाया गया है कि वो सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कार्य करें। और साथ पेरेंट्स के लिए भी ये
प्रावधान किया गया है कि वह अपने बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को अवश्य शिक्षा दिलाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये अधिकार जो हैं वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अपरिहार्य है, अति आवश्यक है।